हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार आपको पढ़ाऊंगा थर्मल इंजीनियरिंग। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुनील कुमार चौरसिया। मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, बीटेक किया है मैकेनिकल में और एमटेक भी किया है मैकेनिकल में। चूंकि मैंने डिप्लोमा भी किया है इसलिए मैं आपको ज़रा अच्छे से समझा पाऊंगा हिंदी में भी। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। हिंदी में कहते हैं इसको ऊष्मा इंजीनियरिंग। तो इसका पहला चैप्टर है प्रस्तावना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसमें जरूरी हमको उसके प्रस्तावना के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तो प्रस्तावना में क्या है, बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट का नाम ही बता रहा है वो है ऊष्मा, और दूसरा है इसमें इंजीनियरिंग। मतलब हमको यहाँ क्या पढ़ना है, ऊष्मा के बारे में पढ़ना है और उसका इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन होगा वो चीज़ पढ़नी है हमें। तो आइए पहले बताएं हम ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी कि तापमान। जहाँ भी हम पढ़ते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड यानी कि तापमान से रिलेटेड, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में वो होगा थर्मल इंजीनियरिंग। बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग का एक नाम थर्मोडायनेमिक्स भी है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है थर्म, एक है डायनेमिक्स। थर्म माने होता है तापमान और डायनेमिक्स माने गतिकी। अर्थात हमारे सराउंडिंग्स में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें तापमान कैसे वेरिएट कर रहा है, कैसे बदल रहा है, तो उसका अध्ययन जो होता है वही इस सब्जेक्ट में किया जाता है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग और ऊष्मा इंजीनियरिंग। तो ऊष्मा इंजीनियरिंग या ऊष्मा गतिकी यह इंजीनियरिंग, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तापमान, तापमान के ट्रांसफर तथा इससे
होने वाले प्रभाव को प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अर्थात यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम तापमान के ट्रांसफर तथा इससे होने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम डेली रूटीन में कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारे पास सिंपली मान लीजिए एक कप में चाय रखी है, तो क्या होता है, ये जब हमारे पास आती है तो पहले गर्म रहती है, सभी लोग जानते हैं ना। जब ये गर्म रहती है तो क्या होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसको रखा जाता है तो ये कुछ देर बाद ठंडी होने लगती है। पहले तो गर्म रहती है, फिर कुछ ठंडा, हम लोग जिसे कहते हैं ठंडा होने लग रहा है या ठंडी होने लगती है। तो होता क्या है, बेसिकली इसमें से जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो एनर्जी के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होने लगता है, ये कुछ देर बाद ठंडा होने लगता है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आने लगता है। तो इसी का अध्ययन कहलाता है थर्मल इंजीनियरिंग। या अब इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पे, इस सिस्टम पे, वो भी उसका अध्ययन करना भी थर्मल इंजीनियरिंग में आता है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे सबसे दूसरी चीज, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है निकाय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, किसी भी थर्मल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जिस बॉडी के बारे में या जिस मास के बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी कि हमारा जिस चीज पे फोकस होता है वो कहलाता है निकाय। सपोज जैसे मान लीजिए क्लास में कोई एक क्लास चल रही हो, उसमें कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। हमने मान लिया कि हमको बस ये स्टार्टिंग बेंच के 2 बच्चों पर ही जो टीचर है वो ध्यान दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम या निकाय। क्यों? क्योंकि निकाय की परिभाषा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं दोनों बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या फिर हम इन्हीं बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कहलाता है निकाय। हिंदी में इसमें है किसी ऊष्मा इंजीनियरिंग प्रक्रम में हम जिस कन्फाइंड मास या पर्टिकुलर रीजन
पर्टिकुलर रीजन पर अध्ययन करते हैं, उसे निकाय कहते हैं। क्या है निकाय? मतलब सिस्टम is defined as the confined mass or particular region on which we focus the study or we focus our study or our analysis। इंग्लिश में क्या है? सिस्टम इज a confined mass or particular region or fixed region on which we focus our study or analysis। अर्थात जैसे मैंने कि एग्जांपल से बताया, कई बच्चों का एक ग्रुप है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर दो बच्चों पे या एक बच्चे पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो दो बच्चे क्या कहलाएंगे? हमारा निकाय कहलाएंगे। इंग्लिश में सिस्टम इज अ कन्फाइंड मास और पर्टिकुलर रीजन और फिक्स्ड रीजन ऑन विच वी फोकस अवर स्टडी और एनालिसिस। अर्थात जिस पर या जिस फिक्स्ड मार्क्स पर हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है निकाय। नोट कर लिया? लिख लीजिएगा। फिर है परिस्थान। हिंदी में कहते हैं परिस्थान, इंग्लिश में है सराउंडिंग। परिस्थान क्या होगा? हमने कहा था कि हम इन दो चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इन दो छात्रों के बारे में पढ़ रहे, तो वो हमारा क्या था? सिस्टम। अब उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं, उन दोनों स्टूडेंट से बाहर जितनी भी चीजें हैं वो हमारा कहलाएगा सराउंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप सब समझ रहे होंगे सराउंडिंग माने क्या होता है? जिस बाहरी आवरण से कोई चीज घिरी हो, या इसलिए इसको कहते हैं परिस्थान, यानी कि स्थान के बाहर का जो स्पेस है वो कहलाता है परिस्थान या सराउंडिंग। अर्थात परिभाषा इसकी क्या होगी? निकाय निकाय के बाहर की सभी वस्तुएं, निकाय के बाहर की सभी वस्तुएं जो कि निकाय पर
प्रभाव डालती हैं, कॉमा परिस्थान कहलाती हैं। अर्थात इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, सराउंडिंग is defined as anything external to system। सराउंडिंग इज डिफाइंड एज एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम, अर्थात उस सिस्टम के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कहलाएंगी सराउंडिंग। नोट न करना चाहें तो नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। परिस्थान का डेफिनेशन है हिंदी में, निकाय के बाहर की सभी वस्तुएं परिस्थान कहलाती हैं शॉर्टकट में, बट अगर सही से लिखना चाहते हैं पूरा तो और नंबर पाना चाहते हैं तो ये अच्छे से डिफाइन कर दीजिए कि निकाय के बाहर की सभी वस्तुएं जो कि निकाय पर प्रभाव डालती हैं परिस्थान कहलाती हैं। क्यों मैंने ऐसा लिखवाया? क्योंकि हम जब सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हर सिस्टम किसी न किसी सराउंडिंग के बीच में ही रखा रहता है। चल रहा है सर? हर सिस्टम किसी न किसी सराउंडिंग के बीच में ही रखा होता है। तो जो टेम्परेचर का या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो क्यों होता है? वो इसी परिस्थान के वजह से होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको उस एग्जाम्पल में, जनरली एग्जाम्पल में, किसी कप में हम चाय रखे हैं तो वो गर्म से ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सराउंडिंग के बीच में रखी गई है। और जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर कम है कप में रखी हुई चाय के टेम्परेचर से, तो क्या होगा? एनर्जी का या टेम्परेचर का ट्रांसफर कहाँ होगा? नेचुरल फ्लो, अर्थात हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो यही होता है उस केस में, इसलिए वो चाय जो हमारी क्या होती है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। थर्ड हेडिंग है सीमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री। आसान सी बात है, सीमा अर्थात बाउंड्री। बाउंड्री माने क्या कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है किस चीज को? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। बाउंड्री क्या होती है? सीमा अर्थात वह काल्पनिक रेखा जो निकाय व परिस्थान को अलग अलग करती है, अलग अलग करती है, इसमें चीज हटा सकते हैं। वह रेखा जो निकाय व परिस्थान को अलग अलग करती है, कॉमा सीमा कहलाती है। मैंने काल्पनिक वर्ड इसलिए हटा दिया
क्योंकि मैं आगे बता रहा हूँ इसके बारे में। अधिकतर सिस्टम और सराउंडिंग में काल्पनिक रेखा ही होती है। जैसे कि हमने क्या किया था, इस एग्जांपल के लिए, इस एग्जांपल को लें तो मैंने जो ये लाइन खींची है, ये लाइन तो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रही है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ इन्हीं 2 बच्चों पे ध्यान दे रहा हूँ तो आपको फिजिकली रूप से कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये क्या होता है, बेसिकली अधिकतर केसेस में ये काल्पनिक रेखा ही होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, वह रेखा जो निकाय व परिस्थान को अलग अलग करती है सीमा कहलाती है। या इंग्लिश में, द लाइन विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, the line which separates system and surrounding is called boundary। ये हो गया इंग्लिश में डेफिनेशन, इसको भी याद कर सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। अब मैं आता हूँ एक बार बताने के लिए कि जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो सबसे ज़्यादा इसी के आते हैं कि एक तो आप कि ऊष्मा इंजीनियरिंग को डिफाइन करिए, प्लस सिस्टम और सराउंडिंग को समझाइए। तो सिस्टम और सराउंडिंग को समझाने के साथ साथ उनकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी हिंदी या इंग्लिश में, और इसके लिए एक फिगर भी बनाया जाता है, मैं वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा सिस्टम और सराउंडिंग के परिभाषा दीजिए, उनको समझाइए, तो उसमें एक नीचे ये फिगर जरूर बना दीजिएगा। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, इसमें एक ये फिक्स्ड मास है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है निकाय, जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ाया था। उसके बाहर की जितनी भी चीजें होंगी वो कहलाएगा परिस्थान, और इन दोनों चीज को जो सेपरेट करेगा, एक तो या तो काल्पनिक रेखा से या फिक्स्ड रेखा से, तो वो कहलाएगा सीमा या बाउंड्री। नेक्स्ट हेडिंग है सीमा के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ बाउंड्री। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स। पहला है फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री।
दूसरा है मूवेबल बाउंड्री, और थर्ड है इमेजिनरी बाउंड्री। ये मुख्यतः 3 प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं। पहला है फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री, दूसरा है मूवेबल बाउंड्री, और थर्ड है इमेजिनरी बाउंड्री। फिक्स्ड माने आप समझ रहे हैं कि जिसकी की मात्रा फिक्स हो, या जिसकी की लाइन बाउंड्री जो चीज है वो हमें दिखाई दे या फिक्स हो। दूसरा है मूवेबल बाउंड्री, यानी कि जिसमें की बाउंड्री मूव कर रही हो। और तीसरा है इमेजिनरी की काल्पनिक बाउंड्री हो, जिसमें कि हमें बाउंड्री दिखाई न देती हो। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिक्स्ड बाउंड्री का एग्जांपल क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है, ये कंटेनर में कोई गैस रखी है। ये कंटेनर है यानी कि डब्बा है, और इसमें एक गैस रखी है। तो इसमें सिस्टम क्या होगा, ये हमारा जो गैस है वो क्या है, सिस्टम है, क्योंकि हम इस गैस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। और इस गैस के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, ये फिक्स्ड लाइन जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर क्या है, हमारा बाउंड्री है। हिंदी में लिखते हैं सीमा। तो ये क्या है हमारा, इसमें हमें फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री दिख रही है। तो इसका एग्जांपल हो गया ये, अर्थात गैस इन अ गैस इन अ कंटेनर। फिर दूसरी चीज है हमारा मूवेबल बाउंड्री, अर्थात चलायमान। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए आप लोग जानते होंगे, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, आगे चैप्टर होगा थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन। तो इस तरह का कुछ आईसी इंजन में एक सिस्टम होता है, सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन होता है, और ये जो लाइन है इसकी, ये लाइन इसकी क्या है, सीमा है। ठीक है। तो ये मूवेबल कैसे है, हम सभी जानते हैं, ये पिस्टन जो होता है मूवेबल होता है, ये इधर से उधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। तो ये अगर फिक्स नहीं है, इसका मतलब हमारी जो बाउंड्री है वो भी फिक्स नहीं है। कभी ये पोजीशन पे होगा तो इसका कभी ये हो सकता है इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाए पिस्टन की, तो क्या हो गया उस समय इसकी बाउंड्री ये हो जा रही है। इसका मतलब जो इसकी बाउंड्री है वो मूवेबल है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट।
ये हो गया सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मूवेबल बाउंड्री का एग्जांपल। फिर थर्ड वन है इमेजिनरी। इसके एग्जांपल तो बहुत कुछ हो सकते हैं, या हम सिंपली ले लेते हैं एक टी इन अ कप। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या है, जो हमारा बाउंड्री है, सीमा, वो इमेजिनरी है, क्योंकि जो हमारा कप नीचे से तो दिखाई दे रहा है एक फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर साइड से क्या है, वो हमारी सराउंडिंग को जब सेपरेट करने वाली जो लाइन बन रही है वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये इस प्रकार हो गया हमारा सीमा के प्रकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद है निकाय के प्रकार, जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है बंद निकाय, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड सिस्टम। और आई थिंक इसमें से सबसे ज़्यादा लोगों बच्चों ने इसको पढ़ा होगा इंटर में, फिजिक्स में है, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो सभी लोग मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, इसलिए इसको बताना जरूरी है। क्लोज्ड सिस्टम यानी कि बंद निकाय। बेसिकली मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये सिस्टम हो गया और एक सराउंडिंग हो गया। सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है मास और एक होता है एनर्जी। तो बंद निकाय क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है, जिसमें कि केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अर्थात ये हमारा जो सिस्टम है, इसमें से जो इसका मास है वो फिक्स रहे, लेकिन इसमें से जो एनर्जी है वो सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं बंद निकाय। अर्थात वह निकाय, इसकी परिभाषा है वह निकाय जिसमें से केवल ऊष्मा का स्थान जिसमें से केवल ऊष्मा का स्थानांतरण संभव हो, कॉमा, बंद निकाय कहलाता है। इंग्लिश में
सिस्टम in this system only energy can be transferred in this system only energy can be transferred, अर्थात सिर्फ ऊष्मा का स्थानांतरण सराउंडिंग में संभव हो तो कहलाता है वो बंद निकाय। अब इसका एक फिगर भी बनाना जरूरी है। अगर डेफिनेशन देख ली हो तो मैं मिटा रहा हूं। इसको फिगर से कैसे समझाना है या दिखाना है, क्योंकि फिगर बनाना भी इसमें बहुत ज़रूरी है अच्छा नंबर पाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं। ये निकाय है और चूंकि ये बंद निकाय है तो इसका नाम ही लिखेंगे बंद निकाय। इसमें क्या होगा, मास और एनर्जी इसके अंदर आ सकती है या इसमें निहित है, बट इसमें से सिर्फ जो एनर्जी है वो आउट हो रही है, यानी कि ट्रांसफर हो रही है, तो इसको कहेंगे एक बंद निकाय। कोशिश ये करनी है बच्चों को कि अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश ही लिखें और हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी ही लिखें, ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश मैचअप ना करें। तो ये फिगर है पहले निकाय का, यानी कि बंद निकाय का। इसका एग्जाम्पल कोई बताएगा? इसका एग्जाम्पल होगा वही, अगर किसी फिक्स्ड कंटेनर में कोई गैस रखी है, एक कंटेनर में, फिक्स कंटेनर में कोई गैस रखी है, तो क्या होगा, इसका जो मास है, मास जो इसका है वो फिक्स है, लेकिन एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम रोक नहीं सकते हैं, वो ट्रांसफर हो सकती है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस stored in a fixed container। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, गैस स्टोर्ड इन ए फिक्स्ड कंटेनर। नेक्स्ट टाइप है, ये हो गया पहला टाइप। अब मैं पढ़ाऊंगा दूसरा टाइप। दूसरा है खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा में हम ये लिखेंगे, वह निकाय जिससे ऊष्मा तथा संहति यानी कि मास दोनों का स्थानांतरण
संभव हो उसे खुला निकाय कहते हैं। क्या है? वह निकाय जिससे ऊष्मा तथा संहति दोनों का स्थानांतरण संभव हो उसे खुला निकाय कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बंद निकाय, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था, मास का नहीं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? खुला निकाय अर्थात अगर दोनों चीजों का ट्रांसफर हो, मास और एनर्जी का, तो उसको कहते हैं खुला निकाय। इंग्लिश में in this system energy and mass both can be transferred, तो वो कहलाएगा that system will call open system। इसका फिगर में क्या बनाना होगा? इसके फिगर हम इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया एक बाउंड्री के अंदर डिफाइंड सिस्टम, इसमें बनेगा ये एरो इस तरह से, और एक इधर से बन जाएगा। ये क्या है? एनर्जी और ये है मास। इसी तरह ये हो गया एनर्जी, ये हो गया मास। ये एक तरफ से इन हो रहा है, ये एरो खुद शो कर रहा है कि ये इन हो रहा है, और दूसरी तरफ से हमारे ये एरो जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है? आउट को। तो हम ये भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम सोचते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल, आप सभी लोग नोजल देखते होंगे। नोजल, नोजल देखा है किसी ने? नोजल जब आप लोग अपनी बाइकें धुलवाने जाते होंगे तो देखा होगा वहां नोजल का यूज करता है आगे, जहां से कि उसमें एक हाई वेलोसिटी आती है। तो उसी तरह हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में, बॉयलर में और कई जगह इंजीनियरिंग में ये नोजल और यूज होते हैं। तो वहाँ पे क्या है? इस नोजल से मान लीजिए कोई गैस आ रही है या वाटर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ से वो वेलोसिटी चेंज होकर जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो मास है, इसका मास वो क्या हो रहा है? इन भी हो रहा है और मास आउट भी हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। इसमें जो मास यानी कि जो पानी की या गैस की जो इसमें क्वांटिटी है वो बार बार अंदर आ रही है और फिर वो बाहर निकल जा रही है। उसी तरह इसमें से हीट भी क्या हो रही है, या एनर्जी जो इसकी है वो इन हो रही है एक तरफ से, इसके साथ ही इन हो रही है, और वो सराउंडिंग में क्या हो जा रही है? बाहर निकल जा रही है। तो ये भी तो ये एक खुला निकाय हो गया, अर्थात नोजल। उसी तरह पंप, टरबाइन, बॉयलर आदि, हम इन सब चीजों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल खुला निकाय के। अब आइए थर्ड और लास्ट, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं विच्छिन्न निकाय।
कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? इसकी परिभाषा क्या होगी? वह निकाय जिससे ऊष्मा तथा संहति दोनों का स्थानांतरण संभव न हो उसे विच्छिन्न निकाय कहते हैं। इन दिस सिस्टम एनर्जी एंड मास बोथ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कैन नॉट बी ट्रांसफर अर्थात ये खुला निकाय का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इसमें निकाय से ना तो ऊष्मा बाहर जाएगी और ना ही मास बाहर जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को, निकाय को हम क्या कहेंगे? विच्छिन्न निकाय। इसके फिगर में क्या बनेगा? इसके सिस्टम में इसके फिगर में बस क्या बनेगा? ये एक दो एरो बनेंगे जिससे कि एनर्जी और मास इन हो रहा है लेकिन बाहर कुछ नहीं जा रहा है। अर्थात ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही मास का। तो यह कहलाता है विच्छिन्न निकाय। इसका एक ही एग्जांपल है जो कि 100% नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्स में ये 100% होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कुछ चीजों को नेग्लिजिबल मानते हुए ये मान लेते हैं कि जो हमने सुना होगा आप लोगों ने थर्मोफ्लास्क, जिसमें कि हम लोग चाय पानी गर्म या ठंडा रखने के लिए स्टोर करते हैं। तो वो क्या है? वो विच्छिन्न निकाय की तरह कार्य करता है।